हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल पीडी ग्रुप में। मेरा नाम है आदित्य दशोरा। आज की वीडियो में हम जो हमारे प्रेसिडेंट के कुछ रिमेनिंग सेक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज से पहले वाली वीडियो में हमने आर्टिकल 52, 53, 54 और 55 जो कि प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा और पूरी प्रोसीजर को उन 4 आर्टिकल्स के अंदर बता रखा है जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रेसिडेंट के रिमेनिंग सेक्शंस को, आर्टिकल्स को निपटाते हैं। आर्टिकल 56 जो कहता है कि टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब इस जगह पर जो ये वर्ड है ऑफिस, इसका मतलब होता है पद। मतलब कि जो प्रेसिडेंट का पद है उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है वो हमारा आर्टिकल 56 के अंदर बता रखी है। जो हमारा सबसे फर्स्ट क्लॉज है आर्टिकल 56 का, वो बोलता है कि द प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन द हिज ऑफिस। मतलब कि प्रेसिडेंट 5 साल तक के लिए उस पद को संभाल के रखेगा, उस पद के ऊपर नियुक्त रहेगा। कब से? जिस डेट से उसको एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया है उस डेट से अगले 5 साल तक के लिए वो प्रेसिडेंट माना जाएगा और अगले 5 साल तक वो उस पद को धारण करके रखेगा। ये हमारा आर्टिकल 56 का क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 56 का क्लॉज 1 जो है वो कुछ और कंडीशंस प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो फर्स्ट कंडीशन है ए, वो बोलता है कि द प्रेसिडेंट द मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस। मतलब कि अगर प्रेसिडेंट को अपना पद छोड़ना है, प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है, तो वो रिटर्न में वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजाइनेशन लेटर लिख के देगा। ठीक है, कि अगर उसे अपना पद छोड़ना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजाइनेशन लेटर लिख के देगा कि मुझे ये पद छोड़ना है। उसके बाद जो हमारा बी है, इसका बी प्रोवाइड कराता है कि द प्रेसिडेंट में फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 61। मतलब कि आर्टिकल 61 के अंदर जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस या एक पर्टिकुलर तरीका दे रखा है, उस तरीके से प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन करने के लिए रिमूव करा जा सकता है। प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है उसके पद से अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है। और उसकी जो पूरी प्रोसीजर है कि किस टाइप से, किस मैनर में, किस वोटिंग के आधार पर, किस चीज स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा, वो हमारा आर्टिकल 61 के अंदर दे रखी है, जो हम आगे वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हमारा इसका सी पार्ट है, आर्टिकल 56 का क्लोज 1 का सी पार्ट, ये बोलता है कि द प्रेसिडेंट शेल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपेक्शन ऑफ हिज टर्म्स continues to hold office until his successor enters upon his office। मतलब कि प्रेसिडेंट तब तक प्रेसिडेंट माना जाएगा जब तक कि अगला प्रेसिडेंट नियुक्त होकर उस पद को धारण ना कर ले, उस ऑफिस में एज ए प्रेसिडेंट कंटिन्यू ना कर ले, तब तक जो ओल्ड प्रेसिडेंट है हम उसी को प्रेसिडेंट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो है श्री रामनाथ कोविंद जी। अगर रामनाथ कोविंद जी अगले इलेक्शन में, जब रामनाथ कोविंद जी 5 साल के बाद जब नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आएगा, तो जब तक उस प्रेसिडेंट को इलेक्ट होकर पूरी प्रोसीजर हो जाती है, वोटिंग हो जाती है, वोटिंग से काउंटिंग हो जाती है और वो प्रेसिडेंट अपना पद ग्रहण करता है, जब तक वो शपथ नहीं लेता है, तब तक के लिए जो हमारे रामनाथ कोविंद जी है उन्हीं को हम प्रेसिडेंट मानेंगे। वो सारे ऑर्डर सारी पावर्स उनके पास रहेगी और जिस टाइम से अगला प्रेसिडेंट शपथ लेगा तब से हम प्रेसिडेंट को अलग चेंज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 56 का क्लोज 2 है, वो बात करता है कि एनी रिजाइनेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लोज ए ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लोज 1 शेल फॉरविथ द कम्युनिकेटेड बाय हिम टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब कि जो हमने ये चीज़ पढ़ी है, इन दोनों चीज़ों को आप साथ में देखिए, मैं टिक कर रहा हूँ। ये जो चीज़ हमने पढ़ी है, ए वाला पॉइंट बोल रहा है कि प्रेसिडेंट को अगर इस्तीफा देना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को एक लेटर लिख के देगा, रिटर्न में लिख के देगा। अब ये प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं होती है। जिस टाइम पर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को वो लेटर लिख के देगा, रिजाइन करेगा, उसी टाइम उस वाइस प्रेसिडेंट को हमारे जो 56 का क्लोज 2 है उसके तहत उस वाइस प्रेसिडेंट को इमीडिएटली जो हमारे हाउस के स्पीकर है
मतलब जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा उनकी स्पीकर है उनको वो लेटर देना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसके आगे की प्रोसीजर क्या है, ताकि वो री इलेक्शन हेल्ड कर सके, नए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हेल्ड कर सके। और जब वो रिजाइनेशन दे देगा तो और नए इलेक्शन होने के बीच में जो टाइम पीरियड है इसमें क्या होगा, वो सारी चीज़ें ये मिलकर डिसाइड करेंगे। इसके लिए आर्टिकल 56 का क्लोज 2 बनाया गया है कि जैसे ही आपको पता चलता है, वाइस प्रेसिडेंट को पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, उसी टाइम से उन्हें स्पीकर को वो चीज़ बतानी पड़ेगी। इसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 बोलता है कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, मतलब कि अगर री इलेक्शन हो रहा है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो आर्टिकल 57 सिंपल सी बात करता है कि अ पर्सन हु होल्ड और हु हैज हेल्ड ऑफिस एज प्रेसिडेंट शेल सब्जेक्ट टू द और अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बी एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन ऑफ द ऑफिस। मतलब कि सिंपल सी बात बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि द पर्सन हु होल्ड्स, ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति ने पहले से ही प्रेसिडेंट का पद धारण कर रखा हो और हु हैज़ हेल्ड या इन पास्ट वो कर चुका है ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट, मतलब दोनों ही चीज़, जो प्रेजेंट में है वो भी वापस से री इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और जो पास्ट में रह चुका है प्रेसिडेंट वो भी इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। ठीक, वो फॉर सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन ऑफ द ऑफिस। मतलब जब भी री इलेक्शन किया जाएगा तो उसके अंदर 2 टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं, या तो पुराने प्रेसिडेंट है उनमें से, या फिर जो पहले से ही प्रेसिडेंट था जिसने रिजाइन करा था वो भी वापस री इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। ये हमारा आर्टिकल 57 बोलता है। उसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, मतलब अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो उस व्यक्ति को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक पर्टिकुलर मापदंड दे रखा है, क्वालिफिकेशन का कैटेगरी बना रखी है कि इन सारी चीज़ों को अगर वो व्यक्ति पार करता है तो उसके बाद ही हम उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट कर सकते हैं, उस प्रेसिडेंट के लिए खड़ा कर सकते हैं, जिसके ऊपर वोट गिरेगा वो इन फ्यूचर प्रेसिडेंट बन जाएगा। जो सबसे पहला हमारा आर्टिकल 51 का क्लोज 1 है वो है नो पर्सन सेल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट अनलेस ही। सिंपल सी बात करता है कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि, अब 3 चीज़ें रखिए, पहली कि इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया का सिटीजन है तो ही वो प्रेसिडेंट के लिए अपना नाम दे सकते हैं कि मुझे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट करो। दूसरा, हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, मतलब कि 35 साल 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो 35 साल से बड़ा है, 35 ईयर्स से बड़ा है तो ही अब वो अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट कर सकता है। सिटीजन होना चाहिए, दूसरा 35 ईयर्स से ऊपर की एज होनी चाहिए, क्योंकि उससे एक्सपीरियंस हो, उसके लिए 35 ईयर्स तक का थोड़ा मापदंड रखा है कि उससे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो, वो थोड़ा सोच समझ के सारे फैसले लेगा। उसके बाद जो लास्ट हमारे क्लोज 1 का जो लास्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि सी, जो बोलता है कि इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब जो हमारा हाउस ऑफ पीपल कौन कौन सा लोकसभा राज्यसभा है इसमें वो क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब कि वो यहाँ के चुनाव लड़ा हुआ हो, यहाँ के चुनाव लड़ सकता है। जो कुल मिला के हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो मापदंड है, जो क्वालिफिकेशन की कैटेगरी है वो उनको पार करेगा, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट किया जा सकता है। ये हमारा आर्टिकल 58 का क्लोज 1 कहता है। आर्टिकल 58 का क्लोज 2 क्या कहता है उसे हम देख लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन की क्या बात करी गई है। आर्टिकल 51 का जो क्लोज 2 है वो बोलता है कि अ पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट। अब देखिए इस वाले क्लोज को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। अ पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति पहले से ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा पद धारण कर रहा है जो या तो उसे इंडिविजुअली प्रॉफिट दे रहा हो, या कंट्री को प्रॉफिट दे रहा हो, या फिर गवर्नमेंट को प्रॉफिट दे रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, अब अगर अमित शाह जी को अगर प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ना है तो वो
नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? क्योंकि वो ऑलरेडी ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक पद धारण कर चुके हैं, वो गृह मंत्री है, वो कहीं ना कहीं इंडिया को प्रॉफिट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को प्रॉफिट दे रहे हैं उनकी पॉलिसी इनके द्वारा, तो इसलिए वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट नहीं हो सकते। ये बात होगी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। उसके बाद जो हमारा अगला है, इसका अगला पार्ट है वो है कि द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटीज सब्जेक्ट टू कंट्रोल एनी ऑफ द साइड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पद हो, साथ में गवर्नमेंट ऑफ स्टेट जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके अंदर पद हो, या किसी भी लोकल या अदर अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट को फायदा दे रही है, जो गवर्नमेंट की साइड से काम कर रही है। फॉर एग्जांपल एनजीओस ले लो, या कोई भी चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट की साइड से काम कर रही है, अगर उसके अंदर वो ऑलरेडी पद धारण कर रहा है तो वो प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो है, जो हमारा अगला आर्टिकल है, सॉरी मैं बार बार सेक्शन बोल देता हूँ, जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 जो है वो बोलता है कंडीशंस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफिस, मतलब जो प्रेसिडेंट का पद है उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, ये हमारा आर्टिकल 59 बोलता है कि कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मतलब क्या क्या हमारी प्रेसिडेंट का जो पद है उसकी कंडीशंस होती है। अब जो हमारी फर्स्ट कंडीशन दे रखी है आर्टिकल 59 के अंदर प्रेसिडेंट के पद के लिए, वो ये है कि पहले आपको इंग्लिश में और बीएड की लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे इसको, कि द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, यहाँ तक समझिए। ये बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट है वो ना तो जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है इन दोनों में से ही किसी का भी, जो पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है, इनमें से किसी में भी मेंबर नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये होगी। अब उसके आगे वो क्या बोल रहा है, एंड इफ अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ एनी स्टेट बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ही शेल बी डीम्ड टू हैव वेक्टेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही इज एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट। मतलब कि पहली बात तो बोल रहा है कि होना नहीं चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा को मेंबर नहीं होना चाहिए, पर अगर वो पहले से ही किसी भी लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ लेजिस्लेचर है इसका मेंबर ऑलरेडी है और उसके बावजूद भी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ता है, तो जिस टाइम से वो प्रेसिडेंट का पद धारण करता है उस टाइम से उसे अपना हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ लेजिस्लेचर का पद छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट का पद धारण कर सकता है। तो दोनों बात आपको समझ में आ गई इसमें क्लोज वन में, कि पहली बात तो मेंबर नहीं होना चाहिए, अगर मेंबर है तो प्रेसिडेंट बनने के बाद उसे वो पद छोड़ने पड़ेंगे। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 59 की सेकेंड कंडीशन है वो ये है कि द प्रेसिडेंट शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। सेम बात जो हमने ऊपर पढ़ी थी क्वालिफिकेशन की, कुल मिला के इसके अंदर कंडीशन नहीं है। जो हमने आर्टिकल 56 के अंदर पढ़ा था टर्म्स, और जो हमने आर्टिकल 58 के अंदर पढ़ा कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वही चीज़ें हमारे इसके अंदर आ रही है। उसको कंडीशन के रूप में दे दिया है कि ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए, वो आर्टिकल 59 के अंदर दे रखा है। तो सेकंड जो इसका क्लोज है वो सिंपल सा कह रहा है कि वो कोई सा भी प्रॉफिट का पद, मतलब जैसा पद जिसे प्रॉफिट मिल रहा हो, इंडिया कंट्री को मिल रहा हो, गवर्नमेंट को मिल रहा हो या सेल्फ मिल रहा हो, वो इस व्यक्ति को प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त नहीं किया जाता। ये हमारा क्लोज 2 कहता है। जो हमारे इसका क्लोज 3 है वो सिंपल सादी बात कर रहा है कि जो प्रेसिडेंट है उसको बिना किसी रेंट के अपने रेसिडेंट, अपने ऑफिस इसके अंदर रहने की अनुमति मिलेगी। मतलब वो जहाँ रह रहा हो उसे उसका रेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक सा इसके पीछे रीज़न ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया का है, वो इंडिया के लिए काम कर रहा है और एक लौता प्रेसिडेंट है जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट पर्सन है वो इंडिया का। तो उसको जिस भी जगह वो रह रहा है, जो भी उसका ऑफिस है, जितने भी काम उसके हो रहे हैं, साक्षीय काम जितने भी हो रहे हैं, वो सारे उस 5 साल के लिए उसे बिल्कुल भी रेंट नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। पार्लियामेंट को ये लोग के द्वारा इलेक्ट किया गया है। ये हमारा इसका जो क्लोज 3 ये कहता है सिंपल सी बात। जिसका क्लोज 4 है वो बोलता है कि द इवॉल्वमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ ऑफिस। मतलब कि जितने भी उपलब्धियाँ, जितने भी ट्रॉफीज़ कह रहे जिन्हें हम, कि जितने भी उसने जितने भी प्रेसिडेंट ने अचीवमेंट्स कर रखे हैं उन सबको हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अगर वो प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के पद के साथ साथ उन सही चीज़ों को भी कंसिडर करा जाएगा कि इन्हें इतने अवार्ड मिले, इन्होंने इतने अच्छे काम करे हैं, इन्हें इतने सारे उपलब्धि हासिल करी है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखा जाएगा, इन्हें इग्नोर नहीं किया जाएगा। प्रेसिडेंट के साथ साथ इन सही चीज़ों को भी ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 51।
आर्टिकल 61। देखिए आर्टिकल 60 हमने छोड़ा है क्योंकि आर्टिकल 60 के अंदर सिंपल सी ओथ दे रखी है कि जब प्रेसिडेंट बनता है तो क्या ओथ लेता है, उस ओथ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसलिए हमने आर्टिकल 60 को छोड़ दिया है। अगर आर्टिकल 60 आपको पढ़ना है तो आप नेट से या बेट से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको उसके अंदर उस ओथ को सिंपली पूरी याद करनी पड़ेगी, वर्ड टू वर्ड याद करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छे नंबर्स गेन करने तो। इसलिए हम डायरेक्ट बढ़ रहे हैं आर्टिकल 61 पे। आर्टिकल 61 जो है वो बात करता है कि प्रोसीजर फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर इनेचमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इनेचमेंट का मतलब हम समझ सकते हैं जनरल हिंदी की लैंग्वेज में समझे तो हटाना। मतलब कि अगर प्रोसीजर प्रेसिडेंट को जो हमने पढ़ा था ऊपर, मैं बता देता हूँ आपको कौन से क्लोज के अंदर हमने पढ़ा था। आर्टिकल 56 के अंदर ही हमने जब पढ़ा था कि ये देखिए जो बी पार्ट ही कह रहा है कि यह लिखा हुआ है कि आर्टिकल 61 कि मतलब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन के लिए प्रेसिडेंट को अगर हटाना हो तो उसका जो पूरा इनेचमेंट, उसको हटाने की जो पूरी प्रोसीजर है, पूरा मैनर है, वो आर्टिकल 61 के अंदर दे रखा है। इसलिए आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब वीडियो में हम आर्टिकल 61 को लेने वाले हैं, तो आप गौर से सुनिएगा कि प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसीजर क्या है। सबसे पहला क्लोज जो है, जो सब पहली बात जो कह रहा है आर्टिकल 61 वो कह रहा है कि व्हेन अ प्रेसिडेंट इज टू बी इनेस्ट फॉर violation of the constitution, the charge shall be preferred by either house of the parliament। मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन के लिए अगर प्रेसिडेंट को हटाने की बात करी जा रही है, प्रेसिडेंट को हटाना है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के वॉयलेशन के लिए, तो जो भी चार्जेस है कि क्या गलती प्रेसिडेंट ने करी है, क्या चीज़ उसे नहीं करनी चाहिए थी और कौन सी गलती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिगाड़ रही है, सारे चार्जेस किसके द्वारा लगाए जाएंगे? वो सारे चार्जेस हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लगाए जाएंगे। हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये सही चीज़ें बताएगा कि प्रेसिडेंट ने ये गलती करी है, इस चीज़ की वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हुआ है, इसलिए हम प्रेसिडेंट को हटा रहे हैं। ये सिर्फ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ही बता सकता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो बोलता है कि नो सच चार्जेस शेल बी प्रिफेर्ड। मतलब कि जो चार्जेस हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो चार्जेस जब तक नहीं लगाए जाएंगे जब तक कि द प्रपोजल टू प्रेफर such charges in continued in a resolution which has been moved after at least 14 days, notice in writing signed by not less than 1/4 of total number of members of the house has been given of their intention to move the resolution। मतलब कि वो चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। जो कि पहली बात तो बोल रहा है कि अगर कोई चार्ज लगाया जा रहा है पार्लियामेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, तो कम से कम वो 14 दिन तक के लिए बताए, मतलब होना चाहिए कि हमने चार्ज लगा रहे हैं। उसके बाद अगले 14 दिन तक उसके ऊपर डिस्कशन होगी, उसके ऊपर मत गिरेंगे, उसके ऊपर जितने भी मेंबर्स है वो सारे अपने वोट्स देंगे। और अगर वो जो रिटर्न चल रहा है कि ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं उस पर जब तक 1/4 मेंबर्स के साइन नहीं आते तब तक उसको चार्ज को इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता है। अगर 14 दिन तक, दोनों कंडीशन, अगर 14 दिन तक वो चार्जेस रहा कि हम ये लगा रहे हैं, 14 दिन बीत गए, उस 14 दिन के दौरान 1/4 लोगों ने उस रिटर्न चार्जेस के ऊपर साइन कर दिए कि हाँ हम सहमत है, तो उस प्रेसिडेंट के ऊपर वो चार्ज लगाया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा अगला बी है इसका, वो ये कहता है कि सच रिजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब कि जब वो जो रिजोल्यूशन है वो पास तभी होगा जब तक कि 2/3 मेजोरिटी उसके पक्ष में नहीं होगी। ऊपर हमने पढ़ा है कि 1/4 मेजोरिटी उस 14 दिन के अंदर साइन करनी चाहिए, तब जाके उस पर आगे डिस्कशन होगा। अगर 14 दिन में 1/4 लोगों ने साइन नहीं करे तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली हट जाएगा। उसके बाद अगली प्रोसेस क्या है कि अगर उस पूरे चार्ज के ऊपर 2/3 मेजोरिटी ने अगर उस पूरे के ऊपर साइन कर लिया तो उस चार्ज को इम्प्लीकेट किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा इसका क्लोज 3 है वो बोलता है कि व्हेन अ चार्ज हैज़ बीन सो प्रिफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द अदर हाउस शेल इन्वेस्टिगेट चार्ज और cause the charge to be investigated and the president shall have the right to appear and to be represent at such investigation। मतलब कि अब पूरी प्रोसीजर हो गई। सबसे पहले उन्होंने चार्ज लगा दिया, उसके बाद वो चार्ज के लिए बोल रहे हैं कि 14 दिन तक रखना है और उसमें 1/4 मेजोरिटी वो भी हो गया। उसके बाद 2/3 मेजोरिटी भी प्राप्त हो गई उस चार्ज के ऊपर।
उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर जो पार्लियामेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसमें अंदर जो एक हाउस ने ये कर दिया है, जो अदर हाउस है वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये चार्ज लगाया गया है, ये चार्ज क्यों लगाया गया है, जो कॉज दिया गया है वो सही है या नहीं, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन में प्रेजेंट हो, वो जो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो रही है उसके अंदर प्रेजेंट हो, हर चीज़ को बारीकी से नोटिस कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास पूरा अधिकार है। इसके बाद जो हमारा अगला फोर्थ क्लॉज है वो बोलता है, इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन a resolution is passed by the majority of not less than two-thirds of the total membership of the House by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the President has been suspended, such resolution shall have the effect of remove the President from his office एस फ्रॉम द डेट ऑन विच रेजोल्यूशन इज पास। सिंपल सारी बात कर रहा है फोर्थ पॉइंट कि इन्वेस्टिगेशन हो गई और इन्वेस्टिगेशन का जो रिजल्ट आया है उस चार्ज के खिलाफ, जिस चार्ज में 2/3 मेजोरिटी पहले से ही मिल चुकी है, उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट अगर ये आता है कि जो चार्जेस प्रेसिडेंट के ऊपर लगाए गए हैं वो चार्जेस बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट ने वो सारी गलतियाँ करी है, प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करा है और जिसकी वजह से चार्जेस लगाए गए हैं वो चार्जेस सही है, तो उसी टाइम से, जिस टाइम से ये प्रूफ हो जाएगा कि प्रेसिडेंट के खिलाफ जो चार्जेस लगे वो सही है, उसी टाइम से प्रेसिडेंट को उसके पद से रिमूव कर दिया जाएगा और री इलेक्शन की प्रोसीजर हेल्ड की जाएगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। ये प्रोसेस है। हम इसको वापस से शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट जो क्लोज है इस प्रोसीजर का, वो ये कहता है कि सबसे पहले आपके ऊपर चार्ज लगाया जाएगा कि आपने क्या गलती करी है, क्या वायलेशन करा है। फिर सेकेंड जो है उसके अंदर भी 2 प्रोसीजर है, क्या कि वो जो चार्जेस है उसको 14 दिन तक के लिए आपको सर्कुलेट करना पड़ेगा, वो 14 दिन के अंदर आपको 1/4 मेजोरिटी चाहिए और उसके बाद अगली प्रोसीजर जो कहती है कि टोटल आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, तब जाके ही आगे की प्रोसीजर आएगी और 2/3 मेजोरिटी प्राप्त होते ही इन्वेस्टिगेशन करा जाएगा अदर हाउस के द्वारा कि जो चार्जेस लगे वो सही है या गलत है। क्योंकि हो सकता है कि जो हाउस है वो हो सकता है कि जो हाउस है वो 2/3 मेजोरिटी आराम से ला सके, सारे लोग उसके खिलाफ हो, पर जब ये सही चीज़ें हो जाती है तो उसके बावजूद भी इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है, मतलब पार्लियामेंट ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के साथ आ जाता है कि चार्जेस सही लगे हैं, तो उसी टाइम से प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61। ये हमारी इनेशमेंट प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसीजर है। इसके बाद जो आज का आखिरी सेक्शन है, आखिरी आर्टिकल है, वह आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 कहता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फाइल वैकेंसी in the office of president and the term of office of person elected to file casual vacancy। जो हमारा आर्टिकल 62 है वो बात करता है कि जिस टाइम से इनेक्टमेंट हो गया है, प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है और प्रेसिडेंट को हटाने के बाद क्या टाइम रहता है, क्या टाइम पीरियड रहता है, क्या समय विधि रहती है, जिसको हम कहते हैं कि नया इलेक्शन हो सके, नए कैंडिडेट जो है वो वैकेंसीज फिल कर सके कि हमें इलेक्शन लड़ना है, हम प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होना चाहते हैं, कब इलेक्शन होगा और कौन उस पद को धारण करेगा, वो सारी चीज़ें आर्टिकल 62 के अंदर बताई गई है। चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्लोज है वो बात करता है, एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कोज्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म। मतलब कि ये सिंपल सा बात कह रहा है कि जब इलेक्शन जो वैकेंसी बची हुई है उसको फिल करने के लिए उतना ही टाइम मिलेगा कि जब तक कि पूरा पद जो है, जो पूरा पदाविधि है वो समाप्त ना हो जाए, उस टाइम के अंदर अंदर आपको वो नए जो फील करना है, जो खाली चीज़ें बची हुई है उन सबको आप वहाँ पे निर्वाचन करना पड़ेगा। ये हमारा इसका क्लोज 1 कहता है। क्लोज 2 जो है वो बात करता है कि एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ओकरिंग बाय द रीजन ऑफ हिज डेथ, रिजाइनेशन और रिमूवल और अदरवाइज शेल बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर and in no case later than 6 months from the date of the occurrence of such of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall subject to the provision of article 56 to be entered to hold office for such of full terms of 5 years for the date of his enter इस ऑफिस। सिंपल सा बात कर रहा है जो हमारा सेकंड क्लॉज है कि प्रेसिडेंट किस कारणवश, अगर प्रेसिडेंट किसी कारणवश अपना पद से हट गया है, डेथ उसकी मृत्यु हो गई हो, दूसरा रिजाइनेशन
उसने खुद ने छोड़ दिया हो, और थर्ड रिमूवल, अगर वो खुद उसको हटा दिया गया हो। इन तीन कारण की वजह से अगर प्रेसिडेंट का जो पद है वो खाली हो गया है, तो एज सुन एज जितना हो जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस प्रेसिडेंट को पद को आपको बनना पड़ेगा। और मैक्सिमम 6 महीने की 6 महीने का टाइम पीरियड दे रखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको करना है। 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं लगना चाहिए। 6 महीने के अंदर अंदर आपको उस प्रेसिडेंट के लिए नया इलेक्शन कराना पड़ेगा और नए प्रेसिडेंट को वहाँ आपको बिठाना पड़ेगा। और जो पूरी प्रोसीजर है वो आर्टिकल 56 के अंदर जो टर्म्स दे रखी है कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और 5 ईयर्स तक के लिए वो बनेगा। आर्टिकल 50 के अंदर जो भी सही चीज़ें दे रखी है, रिमूवल और सारी चीज़ें, उसके आधार पर ही नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाएगा। और आर्टिकल 62 के अंदर ये बात कर रखी है कि कब तक वो वैकेंसीज को फिल करा जा सकता है, कौन कर सकता है और कितना टाइम पीरियड लगेगा, और सही कंडीशंस अगर री इलेक्शन कराने हो तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लगेगी, ये सही चीज़ें हो सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने आर्टिकल 56, 57, 58, 59, 61 और 62 को कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 60 मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि उसके अंदर ओथ दे रखी है। आप बेरेक्ट से या नियर से उस ओथ को याद कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।